consider the following 3 SQL query. Assume the data in the people table. यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम है people, तो आपको डाटा अज्यूम करना है. सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल. तो पहली क्वेरी क्या कर रही है, नेम को सिलेक्ट करना है पीपल नाम की टेबल से. वेयर इज ग्रेटर देन 21, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो टेबल है उसमें एक तो नेम एट्रीब्यूट है और एक एज है. एक टेबल आपको ये अज्यूम करनी है. सेकंड क्वेरी क्या करिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर हाइट ग्रेटर देन 180. तो इसी टेबल में हाइट नाम का भी एक और एट्रीब्यूट है. सी वाली क्वेरी क्या करिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर एज ग्रेटर देन 21 और हाइट ग्रेटर देन 180. तो और नाम का यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, मतलब कि दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू होगी, कोई भी एक ट्रू होगी तो ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट कर जाएगी. ठीक है, कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं है यहाँ पे. तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द एसक्यूएल क्वेरी ए एंड बी अबोव रिटर्न्स 10 रोज, मतलब कि ए वाली क्या आउटपुट दे रही है हमें 10 रोज एंड बी वाली क्या दे रही है 7 रोज. तो ये 7 रो रिटर्न करती है. इन द रिजल्ट सेट देन व्हाट इज वन पॉसिबल नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय द एसक्यूएल क्वेरी सी. तो अब नंबर ऑफ रो कितनी रिटर्न होगी बाय क्वेरी सी. तो सी के द्वारा नंबर ऑफ रोज बतानी है कितनी आएगी. तो अगर आप इसको अज्यूम करो, डाटा को अज्यूम कर लो, नेम के अंदर जैसे मान लो मेरे पास में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से कुछ डाटा है. ये नेम हो गया आपके. एज कह रहा है ग्रेटर देन 21 है, तो फर्स्ट वाली जो क्वेरी है वो आपकी 10 रो देती है. तो मैंने यहाँ पे 10 रो ले ली है. ठीक है, तो 10 रो में एज सबकी क्या 21 से ज़्यादा है. 21 से ज़्यादा का मतलब एज ऐसे स्टार्ट कर दो 22 23 24, अज्यूम कर रहे हैं बस डाटा हम, 25 26 27 28 29 30 और 31. अब ये तो आपकी 10 रोज आ गई फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग. ठीक है, फर्स्ट क्वेरी अगर देती है तो ये आउटपुट मिलता है आपको. अब दूसरा क्या कर रहा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर हाइट ग्रेटर देन 180. हाइट ग्रेटर देन 180 वाली ऐसी कितनी रो मिलती है 7. तो आप इन्हीं में से 7 रो मान लो, इन्हीं नाम में से 7 नाम ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है ग्रेटर देन 180 है. तो स्टार्टिंग वाले 7 मान लो, यहाँ पे इसकी हाइट जैसे 181 है, ये 182 है, 183 है, ये 184 185 186 और 187. अभी ये जो लास्ट वाले 3 बच गए इनकी मान लो कम है, 170 है, ये 171 है, ये 172 है. तो अगर यहाँ से अब इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो 10 रो ये वाली आपको क्या मिली फर्स्ट वाली क्वेरी के अकॉर्डिंग, और 7 रो सेकंड वाली के अकॉर्डिंग. तो 7 का मतलब आप इस तरह से ये 7 मान सकते हो, ये 7 रो आपको सेकंड में मिलती है. अब बताना है कि अगर ये दोनों क्वेरी के बीच में और ऑपरेटर लगाए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर एज ग्रेटर देन 21 और हाइट ग्रेटर देन 180. ठीक है, तो इन दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए, एज ग्रेटर देन 21 हो या फिर हाइट आपकी ग्रेटर देन 180 हो. तो देखो एज ग्रेटर देन 21, तो अगर इसकी बात करो तो आपकी 10 की 10 रो सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये ट्रू है. बट सेकंड वाली में हाइट 180 है, तो हाइट जिसमें 180 है वो तो 7 ही है ना. तो एक टाइप से अगर इनका आप इंटरसेक्शन देखो 10 और 7 में से, 10 और 7 का इंटरसेक्शन देखोगे तो पहली 7 रो तो सिलेक्ट हो ही जाएगी ना, पहली 7 रो तो सिलेक्ट होगी. बट इसके अलावा 3 रो ऐसी आएगी, लास्ट वाली 3 रो जिसमें एज ग्रेटर देन 21 है. ठीक है, बट दूसरे वाली हाइट वाली फॉल्स है, बट ये तो ट्रू है ना, तो और ऑपरेटर लगाए यहाँ पे, तो ये तो ट्रू रहेगी ना पहले वाली. इसका मतलब 7 और ये 3 और, तो 10 रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी इस वाली क्वेरी के अकॉर्डिंग, और ऑपरेटर लगाओगे तो भी. तो एक तो ये केस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने कितनी रो आ रही है 10 आ रही है. ये मिनिमम रो इतनी तो सिलेक्ट होके आए ही आएगी. क्यों आई, क्योंकि 7 रो ऐसी है जिसमें एज ग्रेटर देन 21 है या फिर हाइट भी मान लो उनकी ग्रेटर देन 180 है, तो 7 तो होगी. और 3 ऐसी है जिसमें हाइट आपकी लेस देन रहेगी ना, बट एज तो ज़्यादा होगी ना, तो वो तो सिलेक्ट होगी क्योंकि और ऑपरेटर लगाया है, तो 10 रो आ जाएगी.
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ गया आपका, सी आ जाएगा 10। एक और इसका केस लेके आप रिटर्न ट्रायल कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया था, हाइट स्टार्टिंग वाले उन्हीं नेम वाले नेम की पीपल नेम की मैंने हाइट ज़्यादा ले ली जिनकी एज भी ज़्यादा थी। आप ये इसके बाद भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जब यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो मैक्सिमम कितनी रो सिलेक्ट हो सकती है, देखो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मान लो 10 पीपल की एज ज़्यादा है तो 10 की 10 ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मान लो इस 10 के बाद में इन 10 की हाइट सबकी कम है, तो अब हाइट भी तो आपको 7 रो सेलेक्ट हो रही है ना जिसकी, और ये 7 ऐसे हैं जिनकी एज कम है बट हाइट ज्यादा है, तो ऐसे केस में 7 रो और सेलेक्ट होगी ना नीचे। फिर अगर और ऑपरेटर लगाओगे तो 7 रो और नीचे आ जाएगी ना फिर। तो 10 और 7 कितनी आ गई, मैक्सिमम 17। तो ये मैक्सिमम रो इतनी आएगी और मिनिमम कितनी आएगी, 10 आएगी। मतलब कि 10 और 17 के बीच में आंसर आएगा और बोथ वैल्यू आर इंक्लूडेड। तो इसमें अगर देखो तो 17 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आपका 10 है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। हाँ 17 होता 10 नहीं होता तो फिर 17 आंसर देते। क्यों देते, क्योंकि मैक्सिमम 17 रो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब हमने दोनों केस ले लिए यहाँ पे, ये हाइट को थोड़ा सा चेंज करना है बस, क्योंकि और ऑपरेटर लगाया तो एज 21 से ज़्यादा वाले 10 हो गए, हाइट 180 से ज़्यादा वाले 7 हो गए, तो 10 और 7 17 मैक्सिमम इतने आएंगे। बट मिनिमम की बात करेंगे तो कितने आएंगे, 10 ही आएंगी, 10 ही रो आएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, क्योंकि ऑप्शन में 10 गिवन है। Consider a customer's database table having a column city filled with all the names of Indian cities in capital letters. The SQL statement that finds all cities that have GAR somewhere in its name is। तो कहने की बात ये है, यहाँ पे एक टेबल दी है जिसका नाम है कस्टमर्स। अब इस कस्टमर्स नाम की जो टेबल है इसमें एक कॉलम बना हुआ है सिटी, और इस सिटी में नेम ऑफ इंडियन सिटीज है, मतलब कि सारी सिटी के नाम है वो भी कैपिटल लेटर में दिए हैं यहाँ पे, स्मॉल में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट फाइंड्स ऑल द सिटी दैट हैव GAR समवेयर इन इट्स नेम। अब सिटी के नाम में क्या आना चाहिए, GAR आना चाहिए। मतलब कहने की बात है ये सब स्ट्रिंग आपका उस सिटी नाम में आना चाहिए। ठीक है, तो GAR से पहले कितने भी करेक्टर आ सकते हैं, GAR के बाद भी कितने भी आ सकते हैं, या GAR से स्टार्ट भी हो सकता है, GAR से एंड भी हो सकता है। कहने की बात है सिटी के नाम में ये आना चाहिए। ठीक है, ये एक साथ आना चाहिए GAR। तो उसके लिए क्वेरी लिखनी है अब आपको, तो सिर्फ उसी सिटी के नाम आपको डिस्प्ले करने हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज इक्वल टू दिस। एंड सेकंड क्वेरी क्या करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू $GAR डॉलर। थर्ड क्या करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक आपका परसेंटेज GAR परसेंटेज। फोर्थ क्या करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी एज परसेंटेज GAR। तो अगर आप ऐसे सब स्ट्रिंग को अगर पैटर्न मैचिंग करते हैं, अगर आप कोई भी पैटर्न अगर आप ढूंढ रहे हो तो उसके लिए दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं एसक्यूएल में, एक होता है परसेंटेज, एक होता है अंडरस्कोर। और ये दोनों लाइक ऑपरेटर के साथ में यूज करते हैं हम, ये दोनों लाइक ऑपरेटर के साथ में यूज होता है। लाइक ऑपरेटर वेयर के बाद लगता है, ठीक है, तो वेयर के बाद लाइक ऑपरेटर और उसके बाद में ये वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। अब दोनों का परसेंटेज का मतलब होता है ये 0 करेक्टर, ठीक है, 0 करेक्टर, 1 करेक्टर और मोर देन 1 करेक्टर्स, तो ये इंक्लूड होते हैं परसेंटेज में। मोर देन 1 करेक्टर, मोर देन 1 करेक्टर्स कैन इंक्लूड। तो परसेंटेज अगर लगाओगे तो इसका परसेंटेज का मतलब है कि ये इसमें 0 करेक्टर भी आ सकते हैं, एक भी और एक से ज़्यादा भी। और अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड जो होता है ये कहता है कि एक ही करेक्टर आएगा, एटमोस्ट 1 करेक्टर, एटमोस्ट 1 करेक्टर, सॉरी एटमोस्ट नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली 1 करेक्टर, एग्जैक्टली 1 करेक्टर, मतलब कि एक ही करेक्टर आएगा, सिर्फ एक ही करेक्टर को लेता है ये अंडरस्कोर। ठीक है, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, तो एक ही करेक्टर लेता है। तो अब हमें क्या मैचिंग करनी है, यहाँ पे GAR आना चाहिए उसके सिटी के नाम में, तो वो सिटी के नाम में कहीं पे भी आ सकता है।
जी ए आर से पहले कितने भी करेक्टर आ सकते हैं, जी ए आर के बाद भी कितने भी करेक्टर्स आ सकते हैं। तो पहले और बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले तो जी ए आर के पहले हमें क्या लिखना होगा, परसेंटेज ही तो लिखना होगा। बाद में भी क्या लिखना होगा, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है उसमें 0 करेक्टर एक भी ना हो सकता है एक करेक्टर हो सकता है एक से ज्यादा हो। ठीक है, अब इस परसेंटेज का मतलब है कि हो सकता है एक भी करेक्टर ना हो, तो वो जी ए आर से आपका सिटी का नाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और एंड दिया है तो एंड का मतलब यही है कि अगर एंड में कुछ भी ना हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है 0 करेक्टर हो सकता है पहले 3 करेक्टर हो बाद में 2 हो, तो ये सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए ये आ जाएगा, और साथ में हमें क्या लगाना होगा, सिटी पे लाइक ऑपरेटर, वेयर सिटी लाइक, लाइक के बाद आपका डायरेक्ट ये यूज हो जाएगा परसेंटेज जी ए आर। तो ये कौन सी क्यूरी इसमें मैच कर रही है, सी वाली, देखो select star from customers where city like percentage GAR percentage, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पैटर्न मैचिंग एसक्यूएल में, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 वाइल्ड कार्ड है ये याद करने, परसेंटेज और अंडरस्कोर, और एक है लाइक ऑपरेटर। तो इसमें इक्वल टू यूज नहीं होता है, सिटी इक्वल टू, ये गलत हो जाएगा, सिटी इक्वल टू कभी नहीं करते हैं हम, क्या करते हैं लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड के साथ में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। मैच द फॉलोइंग डाटाबेस टर्म्स टू देयर फंक्शन। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन, दूसरा डाटा डिक्शनरी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एंड डी है एक्सटर्नल स्कीमा। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपका होता है रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी इन डाटाबेस। तो नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली क्यों करते हैं, रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। डाटा डिक्शनरी, तो डाटा डिक्शनरी होता है आपका, इट कंटेन मेटाडाटा डिस्क्राइबिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो ये क्या होता है आपका, इन्फोर्सिस मैच ऑफ प्राइमरी की टू फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और एक्सटर्नल स्कीमा ये आपका होता है डिफरेंट व्यू या डिफाइन व्यूज ऑफ द डाटाबेस फॉर पर्टिकुलर यूजर। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका ए का, ए का है आपका सेकंड, तो ए का सेकंड ये रहा, और ये बी है आपका, बी का है फोर्थ, तो बी का है फोर्थ, तो दोनों में ही आ रहा है। सी का, सी का आपका आ रहा है फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट सेकंड वाले में आ रहा है, तो डी का थर्ड, तो मतलब कि सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। Consider the following two commands C1 and C2 on the relation R from an SQL database. C1 क्या करिए, drop table R, C2 क्या करिए, delete from R। तो यहाँ पे डिफरेंस है, देखो ये ड्रॉप टेबल R कर रही है और ये डिलीट फ्रॉम R कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इट ट्रू, बोथ C1 and C2 delete the schema for R, C2 retains relation R but deletes all tuples in R, C1 deletes not only all tuples of R but also the schema for R। तो which of the following statements it is true, तो only one and two only, two and थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली। तो अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो जैसा कि आपको पता है C1 जो है वो ड्रॉप टेबल आ रहा है, तो ड्रॉप कमांड जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, डाटाबेस में जो टेबल होती है उसके टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट करती है और उसके रिकॉर्ड्स को भी डिलीट करती है, मतलब स्कीमा भी डिलीट कर देती है और टपल्स को भी डिलीट करती है। तो यहाँ पे C1 देखो कहां पे, C1 डिलीट नॉट ओनली ऑल टपल ऑफ R बट आल्सो द स्कीमा ऑफ R, मतलब ये वाली तो ट्रू है कि स्कीमा को डिलीट करती है साथ में रिकॉर्ड को भी डिलीट करती है। C2 क्या करिए, डिलीट फ्रॉम R, तो ये जो डिलीट कमांड होती है ना, ये पर्टिकुलर टपल को या पर्टिकुलर रो को डिलीट करेगी फ्रॉम R। यहाँ पे वेयर कंडीशन भी आती है, अगर वेयर कंडीशन दी है तो उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगी जो रो उसको डिलीट करेगी, नहीं तो क्या करेगी, कोई भी कंडीशन नहीं दी तो सारी की सारी रो डिलीट हो जाएगी। इसमें कंप्लीट रिलेशन की जितनी भी रोज है जितनी भी टपल्स है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, स्कीमा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो C2 रिटेन्स रिलेशन R बट डिलीट्स
ऑल द टपल्स इन आर। तो यहाँ पे C1 भी ट्रू है और C2 भी ट्रू है। और फर्स्ट क्या कर रहा है, बोथ C1 एंड C2 डिलीट द स्कीमा, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि C2 स्कीमा को डिलीट नहीं करती है, C1 स्कीमा को डिलीट कर रही है। तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड वाली जो है आपकी, वो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मतलब कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स। एक टेबल है स्टूडेंट्स और एक टेबल है परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट में दो एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एंड नेम। परफॉर्मेंस में है रोल नंबर, कोर्स और मार्क्स। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी। तो सेलेक्ट एस डॉट नेम एंड सम ऑफ पी डॉट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एस परफॉर्मेंस पी। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का रीनेम करके इसने एस रख दिया, परफॉर्मेंस का रीनेम करके पी रख दिया। वेयर एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू पी डॉट रोल नंबर। तो वेयर क्लाउज में क्या दिया है, एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू होना चाहिए पी रोल नंबर, वही वाला डाटा ये सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे ग्रुप बाय क्लाउज भी किया। तो ग्रुप बाय क्लाउज क्या कर रहा है, ग्रुप करना है हमें बाय एस नेम। तो नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय द अबो क्यूरी इज। तो अब आपको नंबर ऑफ रो बतानी है कितनी आएगी। देखो सिंपल सी बात है, जब इस तरह से दो रिलेशन दी हो, यहाँ पे देखो फ्रॉम में स्टूडेंट एस कोमा परफॉर्मेंस पी दिया है। तो जब दो यहाँ पे रिलेशन दे दिए कोमा लगा के, मतलब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहली बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, क्योंकि स्टूडेंट का रीनेम किया इसने एस और परफॉर्मेंस का रीनेम किया पी, तो एस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पी। बट क्रॉस करेंगे जब, तो एस वाली की जो पहली रो है, जो एस वाले की पहली रो है वो इसकी सभी रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। यही तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, सारी की सारी रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहली वाली रो सारी रो से, ऐसे ही सेकंड वाली रो इस रिलेशन के सारी रो से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट वाले की थर्ड रो सारी रो से इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे अगर कहो तो इस वाले रिलेशन में देखो कितनी रो है आपकी, तीन। और इस वाले रिलेशन में तीन और तीन छह, छह रो है। तो टोटल इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में 18 रोज आ जाएगी ना हमारे पास में। तो यहाँ पे 18 रो आ चुकी है। बट सिलेक्ट कौन सी करनी है इनमें से, वेयर एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू पी डॉट रोल नंबर। बट हमें वही वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर इक्वल टू हो परफॉर्मेंस वाले, मतलब पी का रोल नंबर के बराबर। तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि जो रोल नंबर, जैसे इसका है 18CS 101, तो इसमें भी 18CS 101 है, इसमें भी 18CS 101 है। तो ये वाली रो सिलेक्ट होगी जहां पे ये वैल्यू इक्वल हो। अब 18S 102 है, तो इसमें 18S 102 ये रहा और 18S 102 ये रहा, तो ये वाली रो सिलेक्ट होगी। थर्ड है 18S 103, इसमें देखो 103 कहां पे, ये रहा 18S 103, इसमें भी 18S 103, तो ये वाला डाटा ही सिलेक्ट होगा। तो अगर मैं यहां पे आपको रफली बना के बताऊं, तो जैसे मान लो यहां पे रोल नंबर, ये आपका नेम, ये फिर रोल नंबर, ये आपका कोर्स हो गया और ये आपके मार्क्स हो गए मान लो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट वाली है और ये परफॉर्मेंस वाली टेबल है। तो रोल नंबर पहले वाले में से अगर आप ऐसे 18CS 101 और नेम क्या आपका रमेश, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, पहली वाली से, तो डाटा कौन सा सिलेक्ट होगा जिसमें इक्वल होंगे, तो 101 और 101 वाला ही तो होगा सिलेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 101 आ जाएगा। और दोबारा से अगर आप देखोगे तो ये मैं 101 कंप्लीट ना लिख के 101 लिख देता हूं, तो यहाँ पे भी 101 रोल नंबर वाला, और यहाँ पे रमेश ही है ये, क्योंकि ये दूसरी वाली रो से भी मल्टीप्लाई होगा ना, इसकी दूसरी टेबल की 101 से, तो ये भी डाटा सिलेक्ट हो जाएगा ना। अब तो दो रो ये सिलेक्ट होगी। अब 102 वाला डाटा, 102 वाला डाटा 102 से मैच होगा ना, तभी तो इक्वल होगा। तो 102 वाला भी सिलेक्ट होगा। 102 में कौन है, मुकेश। 102 में कौन है, मुकेश। अब मुकेश, और यहाँ पे भी 102 है, ठीक है। तो 102 102। अब 102 के बाद नेक्स्ट है आपका 102 का एक और डाटा है, यहाँ पे देखो 101 का एक, 102 का एक और डाटा है, तो ये भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा 102। यहाँ पे भी आपका नाम क्या है, मुकेश और 102, तो ये दो रो इसमें आ गई। अब 103 वाला डाटा देखो, 103 वाला डाटा रमेश है, ये मल्टीप्लाई होगा, 103 वाला 103 से मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि बात यही वाला तो सिलेक्ट होगा हमारा, और तो सिलेक्ट होगा ही नहीं इसमें। तो अब
103 रमेश और 103। अब 103 यहाँ पे दो है क्योंकि ये दोनों ही सिलेक्ट होगी रो, 103 इक्वल होगी तो 103 रमेश और 103। तो इस तरह से ये वाला डाटा आपका सिलेक्ट होगा 18 रोज में से, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें ग्रुप बनाना है, ग्रुप बाय एस नेम। अब ये कह रहा है कि ग्रुप बना दो इसका बाय एस नेम। तो ग्रुप में क्या होता है एक्चुअल में, जो रमेश रमेश है इनका एक ग्रुप बन जाएगा, दो रमेश ये रे, दो रमेश ये रे, तो इन चारों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो एक ग्रुप बन जाएगा रमेश का, तो यहां पे नेम सिलेक्ट हो गया रमेश, और मुकेश इसका एक ग्रुप बन जाएगा मुकेश। दो ही तो ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप बाय एस नेम, तो दो ही ग्रुप बन रहे हैं, और ये आपकी दो ही रो सिलेक्ट होगी ना फाइनली, यही तो दो रो सिलेक्ट होगी आपकी जब ग्रुप बाय लगा दोगे। तो नंबर ऑफ रो रिटर्न बाय द अबो क्वेरी, तो नंबर ऑफ रो कितनी रिटर्न होगी यहाँ पे, 2 ही होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, क्योंकि ये दो ही ग्रुप बन रहे हैं तो दो ही रो सिलेक्ट होगी। यहाँ पे 3 ग्रुप बनते तो 3 रो आती, 4 बनते तो 4 आती। और एक और चीज, ग्रुप बाय जब भी क्लाउज लगाया जाता है, यहाँ पे जो ग्रुप बाय लगाया जाता है जिस एट्रीब्यूट पे, वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट में भी होना चाहिए, ठीक है, यही एट्रीब्यूट होता है सेम। ग्रुप बाय एस नेम, तो यहाँ पे एस नेम ही आएगा, और साथ में यहाँ पे कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन आपका मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, बट जब मिलेगा कुछ ना कुछ अदर एट्रीब्यूट अदर देन दिस ग्रुप बाय, तो दूसरा एट्रीब्यूट क्या आ सकता है यहाँ पे, सारे एट्रीब्यूट्स जो आएंगे वो किस में आएंगे, एग्रीगेट फंक्शन के साथ में। एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, तो यहाँ पे उस पे एग्रीगेट फंक्शन आप किसी भी एट्रीब्यूट पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप बाय, ये जो ग्रुप बाय जिससे कर रहे हो वो एट्रीब्यूट तो आएगा, बट साथ में अगर अदर एट्रीब्यूट आते हैं तो वो अदर एट्रीब्यूट किसके साथ आएंगे, एग्रीगेट फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, दो ग्रुप बन रहे थे, दोनों ही आपके सिलेक्ट हो गए, ये और ये।